तो कल हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था और आज हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नए कंसेप्ट को सीखते हैं। हमें लिखा है कि देयर वाज नो सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन गिवन टू द पेशेंट बाय द डॉक्टर। तो पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ये जो हमने देयर लिखा है, ठीक है, ये देयर जो होता है, पहला तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। दूसरा, हम इसको कभी कभी यूज करते हैं समटाइम यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये एडवर्ब प्लेस होते हैं जनरली, बट हम इसको कभी कभी यूज करते हैं एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है? किसी चीज के एग्जिस्टेंस को रेफर करने के लिए कि वो चीज एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हमने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा था, देयर वाज अ किंग। तो दूसरा एग्जांपल हमें लिखा, देयर वेर टू किंग। हमने कहा अगर हमारा सब्जेक्ट देयर होता तो अभी भी हम क्या लिख रहे होते? वाज ही लिख रहे होते, बट हमारा सब्जेक्ट देयर नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? इस वेयर के बाद लिखा गया जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ वेयर लिखा। दूसरा तरीका हम ये भी समझ सकते हैं, जब हम आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें हमने जो फर्स्ट टाइप का इन्वर्जन फॉर्म पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर हम एडवर्ब और प्लेस को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं तो हमको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। और इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, ये बात हमने कल भी किया था। दूसरा कंसेप्ट हमको ये भी जान लेना कि ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो किसी के एग्जिस्टेंस को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज नॉट मेन सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता है। दूसरा रीजन ये क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और सब्जेक्ट हमारा या तो नॉन होता है या तो प्रोनाउन होता है। एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो कुल मिला के देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब जब देयर सब्जेक्ट नहीं है तो देयर वाज, तो सब्जेक्ट क्या है? ये इस वाज के बाद जो हमने लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। तो देयर वाज नो सीरियस इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट्स। तो इफेक्ट, साइड इफेक्ट एक नाउन हो गया। कैसा इफेक्ट? साइड इफेक्ट। कैसा साइड इफेक्ट? सीरियस साइड इफेक्ट। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, नो हमारा डिटरमिनर हो गया। जो हमने नाउन लिखा वो क्या? प्लूरल है। क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा, ठीक। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस दो सेंटेंस को सही कीजिए। इसमें ऑप्शन है हमारा इज या आर, कौन सा आएगा और कौन सा आएगा? दोनों में इज आएगा या फिर दोनों में आर आएगा या फिर एक में इज आएगा एक में आर आएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं कि देयर इज अ मैन एंड अ डॉग अक्रॉस द रोड, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट तो यही होगा, यहाँ तो हमको वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट ये है। अब हम दो नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया तो क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसका नंबर क्या होता है? प्लूरल होता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। चूंकि अब जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। हमें लिखा देयर डैश अ मैन विथ अ डॉग। हमने कल ही पढ़ा था, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है फिर वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये प्रीपोजिशन है और डॉग इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारे पास एक ही नाउन है जो हमारा सब्जेक्ट, अ मैन। तो ये सिंगुलर हो गया, ये हो गया सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ये कंसेप्ट हमने सीख लिया कि देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो किसी के एग्जिस्टेंस को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। अब चूंकि देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म हम लोग क्या करते हैं? पहले वर्ब, उसमें जो पूरा मेन वर्ब होता है सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन सब्जेक्ट। अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो डायरेक्ट मेन वर्ब देन सब्जेक्ट। अगर किसी में मान लो कि नहीं है, किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी नहीं है बट मेन वर्ब तो होगा ही। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने इसको देखा और अब कुछ और नए कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए,
यहाँ में सेंटेंस लिखा है स्मोकिंग सिगरेट्स आर इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ बट ऑल्सो टू पॉकेट एंड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज आर नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू मोस्ट पीपल। हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, देखिए जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है व्हेन इट एक्ट एज सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो हम इसे कहते हैं जिरंड। इसे क्या कहते हैं? जिरंड। और इसके साथ हमें इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, जब ये एज ए सब्जेक्ट काम करे। क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट सिंगल एक्शन, ये सिंगल एक्शन को होने को रेफर कर रहा है इसलिए। ठीक, उसके बाद हमने कहा ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है व्हेन इट एक्ट एज सब्जेक्ट, ये हम इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। जिरंड क्या होती है? नाउन होती है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन काम करे तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं और ये एज ए नाउन काम करती है। ठीक, और इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहां तक हमने सीख लिया ये सिंगुलर वर्ब लेता है। पहले इसको लिखिए। अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे देखते हैं। स्मोकिंग सिगरेट्स आर इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ बट ऑल्सो टू पॉकेट। अब हमको यहाँ कंफ्यूजन है कि सर सिगरेट हमारा सब्जेक्ट है, ये स्मोकिंग सब्जेक्ट है। तो हमने ये कहा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट है। और हम व्हाट वी टॉक अबाउट, हम जैसे राम इट्स ए मैंगो, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हम लिखते हैं अपने प्रेडिकेट में। तो हमको यहाँ ये दोनों को देख के हमको कंफ्यूजन हो रहा है। हम प्रेडिकेट को पढ़ेंगे, तो हम प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद हमको ये पता लगेगा कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा। हम लिख रहे हैं स्मोकिंग सिगरेट्स आर नॉट इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ। स्मोकिंग सिगरेट्स आर इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ। हमने कहा स्मोकिंग सिगरेट्स आर इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ, ऐसे हमने कहा। तो इंजूरियस क्या है? इंजूरियस क्या है हमारे लिए? खतरा क्या है, अच्छा क्या नहीं है? स्मोकिंग या सिगरेट। अब मान लो कि दुकान में है, अब दुकान में सिगरेट रखा हुआ है और एक आदमी पी रहा, एक आदमी अपने घर पर सिगरेट दुकान में रखा हुआ, तो क्या जो सिगरेट नहीं पी रहा है उसके लिए कोई इंजूरियस है? नहीं है। तो इंजूरियस उसके लिए है जो उसको स्मोक कर रहा है। आप सिगरेट रखा हुआ दुकान में, उससे आपको कोई खराबी थोड़ी करेगा। आपको खराबी तब होगा, दिक्कत तब होगा जब आप उसको कंज्यूम करोगे। तो मतलब कोई स्मोक करेगा तब उसको इंजूरियस है। मतलब हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग एक्शन की। स्मोकिंग एक्शन को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, स्मोकिंग एक्शन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया। तो ये क्या हो गया? हमारा जिरंड हो गया। और इसके साथ कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ क्या हो गया? अब दिक्कत आता है कि हमने जो सिगरेट्स लिखा है ये क्या है। तो हमने कहा था जब हम वर्ब चैप्टर पढ़े थे कि ये जो इन्फिनेटिव्स हैं, इनफाइनाइट वर्ब है, इनकी जिरंड है, इन्फिनेटिव है, चाहे पास्ट पार्टिसिपल है, ये सारे जो है सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब कहने से क्या मतलब है? ये नाउन की तरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में ये वर्ब भी है। मतलब ये वर्ब के एट्रीब्यूट्स कभी लूज नहीं किया, इसके अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये जो हमने सिगरेट्स लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट है इस स्मोकिंग वर्ब का, जो कि एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। और ये सब्जेक्ट इस मेन वर्ब का, ये जो स्मोकिंग इनफाइनाइट वर्ब है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी है और ये इसका ऑब्जेक्ट भी है। इसलिए हमको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा? टू राइट शॉर्ट स्टोरीज आर नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल। हम किसकी बात कर रहे हैं? इजी क्या नहीं है?
नॉट एज इजी क्या नहीं, शॉर्ट स्टोरी इजी नहीं है या राइटिंग एक्शन इजी नहीं है। तो हमको क्या पता चलता है कि हम जो बात कर रहे हैं उस राइटिंग एक्शन की बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात करें प्रेडिकेट में, हम बात करें राइट के बारे में, ना कि शॉर्ट स्टोरी के बारे में। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, अगर सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये शॉर्ट स्टोरीज क्या है, इस इन्फिनेटिव की ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव है, ठीक। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मेरा एक सवाल है, क्या हम यहाँ टू स्मोक लिख सकते हैं या फिर यहाँ हम राइटिंग लिख सकते हैं या नहीं? अगर हम लिखेंगे तो मीनिंग में क्या चेंजेज आएंगे, ये हमको बताइए। तो जो हम इन्फिनेटिव लगते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम लोग यूज करते हैं टू शो पर्पस। अगर हम अपना पर्पस शो करना हो, हम आई वांट टू राइट, ये मेरा पर्पस है, अभी हम लिख नहीं रहे हैं। या फिर हम अपना इंटेंशन शो कर रहे हो, ये मेरी ये इच्छा है। या कोई जनरल आइडिया, जनरल आइडिया, या फिर बोल सकते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, हाइपोथेसिस, या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल या कोई फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शन हो। तो अपना पर्पस को शो करने के लिए या फिर कोई जनरल आइडिया को शो करने के लिए हम इन्फिनेटिव लिखते हैं। बट जब हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड, जिरंड हम कब लिखते हैं? जिरंड हम तब लिखते हैं जब हमको ये शो करना हो कि जनरल फैक्ट हो, कोई रियल एक्शन हो, या फिर कोई जनरल फैक्ट हो, जनरल फैक्ट हो, कोई एक्टिविटी हो। तो इस सब के लिए, नेचुरल टोन के लिए ये सब हम इसको यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ बट आल्सो टू पॉकेट। ये यहाँ जो हम स्मोकिंग लिखे हैं ये एक जनरल फैक्ट है, ये हमारा कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ हम स्मोकिंग यूज की, जो कि ये जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट के लिए हम स्मोकिंग यानी कि जिरंड ही लिखते हैं। टू राइट शॉर्ट स्टोरी इज नॉट एज इजी एट इट सेम। तो यहाँ जनरल आइडिया भी मान सकते हैं, मतलब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि हम ऐसा उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये मेरा जनरल आइडिया, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है ये फैक्ट नहीं हो सकता है ये फैक्ट नहीं हो। किसी के लिए स्टोरी लिखना है कोई बहुत आसान बात हो तो ये फैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर कोई फैक्चुअल बात हो, अगर ये फैक्चुअल बात हो, रियल एक्शन हो, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, राइटिंग। तो यहाँ हम राइटिंग भी लिख सकते हैं जब ये फैक्चुअल हो। बट अगर हम कोई जनरल आइडिया की बात करें, थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात रख रहे हैं, तो उस समय हम यहाँ राइटिंग लिखेंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा कि हम कब स्मोकिंग को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि जिरंड को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, और कब हम इन्फिनेटिव को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। जब वो जनरल फैक्ट हो, जनरल ये रियल एक्शन हो, नेचुरल टोन हो, तब हम यूज करते हैं। बट वो जब वो रियल फैक्ट नहीं हो, जो हाइपोथेसिस हो हमारा, कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल ऐसा होता है, बट रियल इवेंट ना हो या फिर रियल टोन ना हो, तब हम उसको नहीं यूज करते हैं, ठीक। यहाँ में कुछ सेंटेंस लिखा है कि द वीक इज ऑफ्टन लुक डाउन अपॉन बाय द स्ट्रॉन्ग इन आवर सोसाइटी, कीप फाइटिंग बिकॉज द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो पहले कुछ मीनिंग समझ लेते हैं, ये जो लुक डाउन अपॉन लिखा है, इसका मतलब होता है कमजोर, समझना, ठीक।
अब यहाँ क्या कंसेप्ट है कि अगर हम किसी, ये जो हमने लिखा है द वीक, उसके बाद लिखा है द रिच या फिर द स्ट्रॉन्ग या फिर लिखा द ब्रेव, तो हमको पता है कि जो वीक है ये एडजेक्टिव होता है, जो ब्रेव लिखा है वो एडजेक्टिव होता है, जो रिच लिखा है वो एडजेक्टिव होता है, ये जो हमने स्ट्रॉन्ग लिखा है सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव होते हैं। जब हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो लोग अंधे हैं, जैसे कि हम, जो लोग बहादुर हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहादुर, उसको बोलते हैं ब्रेव। जो लोग अंधे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमने क्या किया है, लिखा है द, उसके बाद हमने लिखा, मान लो यहाँ एक ब्लाइंड भी लिख दें, हम यहाँ लिख दें द ब्लाइंड, द ब्लाइंड। तो ये जो ब्लाइंड है वो क्या है, वो तो एडजेक्टिव है, ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है और ये तो नाउन है नहीं। द एक क्या है, डिटरमिनर है। द क्या है, ब्लाइंड है, ये किसी का नाम नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता है। अब हमने इसके साथ क्या लिखा है, एक डिटरमिनर लिखा है। तो जो ब्लाइंड होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जो लोग अंधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। तो अगर हम इसके साथ द आर्टिकल लिख रहे हैं, इसका मतलब जैसे हमने इस एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लिखा, मतलब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो लोग ब्लाइंड कैटेगरी के हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं, उसके हम कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं, उसके कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं। तो द ब्लाइंड लिखते हैं, ये जो वर्ड है ये बन गया नाउन ऑफ कम्युनिटी, नाउन ऑफ कम्युनिटी। हम बोल सकते हैं कन्वर्ट हो गया कलेक्टिव नाउन में, इस नाउन में, कलेक्टिव नाउन में। तो ब्लाइंड लोगों का ग्रुप, ब्लाइंड लोगों का कम्युनिटी, और इसका नंबर क्या होता है, और इसका नंबर हमेशा हमको प्लूरल लेना होता है। क्या लेना होता है, प्लूरल, नंबर इज प्लूरल। द ब्लाइंड मतलब हो गया ब्लाइंड पीपल इन जनरल, क्या हो गया, ब्लाइंड पीपल इन जनरल सेंस, ठीक। तो ये अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लिख देते हैं तो वो बन जाती है नाउन ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी को रेफर करने लगती है और जिसका नंबर क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक। तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने लिखा है द वीक। वीक का मतलब हो गया वीक लोग, वीक लोगों की कम्युनिटी, वीक लोगों की कम्युनिटी इज ऑफ्टन लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन मतलब नीचा समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है, किसके द्वारा, बाय स्ट्रॉन्ग इन आवर सोसाइटी। ये जो हमने लिखा ये बी की फॉर्म है, उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब हमने पैसिव फॉर्म में लिखा है। तो जो कमजोर है, को कमजोर वर्ग, यहाँ द वीक का मतलब शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, यहाँ द वीक का मतलब है जो गरीब लोग हैं उसको नीच समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है, किसके द्वारा, जो सोसाइटी के अमीर लोग हैं उसके द्वारा, ठीक। अब चूंकि द वीक एक कम्युनिटी की नाउन है, नाउन ऑफ कम्युनिटी बन गया, फिर कलेक्टिव नाउन है जिसका नंबर हमको प्लूरल लेना होता है, ये क्या हो जाएगा यहाँ आर। कीप फाइटिंग, हम अब बी सेक्शन देख रहे हैं, बिकॉज द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। हमें कहा संघर्ष करते रहो, कीप फाइटिंग, ये थोड़ी बोले कि लड़ाई करते रहो, हम बोल रहे हैं संघर्ष करते रहो। द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट, जो बहादुर होते हैं वो अच्छे के हकदार होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं वो अच्छे के हकदार होते हैं। जो ब्रेव, द ब्रेव मतलब ब्रेव लोगों की कम्युनिटी, ब्रेव लोगों की कम्युनिटी। तो चूंकि ये प्लूरल बन गया, चूंकि ये प्लूरल बन गया तो इसके साथ हमने वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लिखी है, डिजर्व्स या एस लिखा, ये नहीं होगा, क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चूंकि ये प्रोवर्ब्स हैं तो जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, जनरल फैक्ट्स हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, मतलब रिच लोगों की कम्युनिटी, अमीर लोगों का वर्ग जो है हमेशा खुश नहीं होते, ये कम्युनिटी को रेफर कर रहा है, इसका नंबर हमेशा प्लूरल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आर, ठीक। ये कंसेप्ट हमने समझ लिया।
क्या कहा हमने कि अगर कोई एडजेक्टिव है उसके साथ अगर हम द आर्टिकल लिखते हैं वो बन जाती है नाउन ऑफ कम्युनिटी जिसका नंबर होता है प्लूरल। तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? तो यूज प्लूरल वर्ब विथ इट, इसके साथ प्लूरल वर्ब लिखा करें। इसके बाद और कुछ नहीं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे मान लो कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, ब्लाइंड है, नीडी है, ऑनेस्ट है, डिफ है, डम्ब है। ठीक, उसके बाद ऐसे कुछ जो हमारे पास वर्ड है, जैसे हो गया हमारा काइंड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये और कुछ भी वर्ड है। ठीक, पुअर है, रिच है, लिखना वीक है, स्ट्रांग है, ब्रेव है, ब्लाइंड है, नीडी है, और ऑनेस्ट है, डिफ है, डम है, काइंड है। ऑनेस्ट तो पहले भी लिख चुके हैं। डिफ है, डम है, काइंड है, पुअर है, ऑनेस्ट है और रिच है। ये सारे जो वर्ड है, ये जो सारे सारे क्या है, एक एडजेक्टिव है जो किसी पर्सन को या थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। क्या किया जाता है? दीज आर वर्ड्स, दीज आर adjectives used to describe person और थिंग्स। ये एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं। और अगर हम इसके साथ द आर्टिकल लिख देते हैं, अगर हम इसके साथ द आर्टिकल लिख देते हैं, द, तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? नाउन ऑफ कम्युनिटी, और जिसका नंबर क्या होता है? प्लूरल। जैसे कोई लिख दिया द वीक, द वीक का मतलब हो क्या? वो सारे लोग जो गरीब हैं, जो हमारे जैसे गरीब तबके के लोग, जैसे द वीक मतलब बोलते हैं गरीब तबका का लोग, ये सब तो ये पूरे कम्युनिटी को रेफर कर रहा है। अमीर लोग, गरीब लोग, ऐसे बोलते हैं, वो मतलब द वीक, द रिच, ऐसे हो गया। तो रिच पीपुल इन जनरल, ऐसे हो गया द काइंड, ईमानदार लोगों का ग्रुप इन जनरल, इसका मतलब हो गया वीक पीपल इन जनरल। ऐसे ही हो गया रिच पीपल इन जनरल, काइंड पीपल इन जनरल। तो इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, कुछ एक और सेंटेंस देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है कि द कवार्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। यहाँ से हमने कवार्ड लिखा है, ये जो हमने कवार्ड लिखा है, इस वर्ड की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। ये एक नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। अब अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये सही हो जाता। अब ये चूंकि नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, तो द कवार्ड, इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी पार्टिकुलर कवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये नाउन है, चूंकि ये सिंगुलर नाउन है। अब ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ क्या आना चाहिए? डाइज आना चाहिए। बट अगर हम आगे भी पढ़ते हैं, मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, अब ये जो हमने डेथ लिखा है,
देयर। देयर होता है, ये जो डिटर्मिनर है प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब या तो हम इसको सही नहीं कर सकते, अगर हम इसको डायर लिखें फिर हमको इसको भी चेंज करके यहाँ किस लिखना होगा, बिफोर इट्स डेट। तो ये हम सही नहीं कर सकते हैं। हमको क्या पता चला कि यहाँ तो हमको प्लूरल नाउन ही चाहिए। तो इसको सही करने का क्या तरीका है, इसको सही करने का क्या तरीका है। अब ये नाउन है तो इसको एडजेक्टिव बना लो और तब हम द कबाड़ लिखें तो सही हो जाएगा, द कबाड़ली। अगर हम ऐसा लिख दें क्या होगा, कबाड़ लोगों का ग्रुप, कबाड़ लोगों की कम्युनिटी, अभी प्लूरल हो गया, सही होगा। दूसरा तरीका ये है प्लूरल नाउन लिख दो कबार्ड्स, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं। तो सिमिलर जो नाउन होता है उसमें द लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कुछ सिमिलर नाउन है उसमें द लगाए, इसका मतलब हो गया हम किसी पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नाउन ऑफ कम्युनिटी बन गया। तो नाउन ऑफ कम्युनिटी तब बनता है द लगाने से, द लगाने से नाउन ऑफ कम्युनिटी तब बनता है जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा रहे होते हैं। वो एडजेक्टिव किसी डिस्क्रिप्शन हो, एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, तो वो नाउन ऑफ कम्युनिटी बनता है। इसी नाउन के साथ हम द लगा दें तो वो हो गया कि हम किसी पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है। क्या कहा कि ये द है प्लस एडजेक्टिव है, हो गया नाउन ऑफ कम्युनिटी, बट ये द है प्लस नाउन है, इसका मतलब हो गया पार्टिकुलर नाउन। ये नाउन ऑफ कम्युनिटी नहीं बना, ये प्लूरल हुआ। ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि नाउन कौन सा है। अगर नाउन सिंगुलर है तो जिसके साथ द लिखे हैं वो भी सिंगुलर होगा और पार्टिकुलर होगा। बट ये नाउन अगर प्लूरल है तो जिसके साथ हम ये द लिख रहे हैं वो प्लूरल होगा और वो पार्टिकुलर होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक। तो यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है कि डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स द फैमिली वाज नॉट एबल टू इन देयर डिस्प्यूट्स। तो फैमिली जो वर्ड है, तो हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे हमारे पास हो गया ज्यूरी, ज्यूरी, फैमिली, टीम, क्रू, काउंसिल, और फिर हो गया कमिटी, OUDIENC, ऑडियंस। ये सारे जो हमने वर्ड लिखे हैं, ये सारे जो हमने वर्ड लिखे हैं वो क्या है, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो अगर हम ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, अगर इन सारे वर्ड को जब हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जब इसे किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं और ये एज ए सिंगल यूनिट रेफर हो, एज ए सिंगल यूनिट काम करे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। बट जब ये कलेक्टिव नाउन जिस इंडिविजुअल से मिलकर ये कलेक्टिव नाउन बनाया है वो कलेक्टिव यूनिट की तरह ना काम करके एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह काम करे, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं उस नाउन को। कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कलेक्टिव नाउन क्या है, हमने कहा ये है नेम ऑफ, किसका नाम, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड। हमने क्या कहा, जो कलेक्टिव नाउन है वो नाम है क्या है, किसी ग्रुप का जो कि सेम प्रकार, एक ही प्रकार के इंडिविजुअल से बने हो। मान लीजिए ग्रुप है, अब ये टीम है, ये टीम के जितने भी लोग हैं सब क्या कर रहे हैं, जो मान क्रिकेट खेलने में कितने प्लेयर की टीम है, बोले 11 प्लेयर, तो ये सारे के सारे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो हम इसको एक टीम बोल दिया। फैमिली मतलब जो एक फैमिली है, तो फैमिली के सारे सदस्य, तो जिस यूनिट से मिलकर वो बना है उसको हमने फैमिली बोल दिया। तो मान लो फैमिली है, फादर है, मदर है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो ये जिस
यूनिट से बना है उसी का नाम है। तो नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, सब सेम काइंड, सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अलग फैमिली का मेंबर आता है, जैसे तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे फैमिली में काउंट नहीं होता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में काउंट नहीं करते। फैमिली मतलब जो तुम्हारे हैं, सेम काइंड, ठीक। तो ये नाम होता है इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, अगर ये एज ए सिंगल यूनिट काम करे, अगर ये एज ए सिंगल यूनिट काम करे, if it act as single unit in sentence, use singular verb with it, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करो, ठीक। if it act as separate individual, use plural verb with it। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करना। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी है, फैमिली है, टीम है, क्रू है, ऑडियंस है, तो जब ये एक एज ए सिंगल यूनिट काम करे, एज ए सिंगल यूनिट काम करे, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। बट ये एज ए सेपरेट इंडिविजुअल काम करे, जिस इंडिविजुअल यूनिट से वो बना है उसमें अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल की तरह एक्ट करे, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हम सेंटेंस देखते हैं, समझ आ जाएगा। हमने लिखा कि डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स, बहुत प्रयासों के बाद, फैमिली वॉज नॉट एबल टू इंड देयर डिस्प्यूट्स, जो फैमिली है वो क्या नहीं कर पाए, अपने झगड़े को बंद नहीं कर पाए। अब जो फैमिली मेंबर है, मान फैमिली मेंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो भी लोग हैं, आपस में झगड़ा क्यों होता है? अगर जो फैमिली में जितने मेंबर है वो सब एज ए सिंगल यूनिट काम करें, एज ए सिंगल यूनिट काम करें, सबका एक ही विचार हो, सबका अलग अलग विचार नहीं हो, तो कभी झगड़ा होगा नहीं होगा। मतलब वो एज ए सिंगल यूनिट काम कर रहे होते तो झगड़ा नहीं हो रहा होता। तो सबके अलग विचार हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई उसका उल्टा सोचता है, तो झगड़ा होता है। मतलब ये सब एज ए सेपरेट इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। वो अपना अलग इंडिविजुअल, अपना उसका अलग विचार है, उसका अलग विचार। कोई कह रहा है कि मेरे घर में एसी लगना चाहिए, कोई बोला नहीं एसी वहां लगना चाहिए, तो अलग अलग सबका विचार है। तो विचार डिफरेंट हो गया, मतलब हर एक फैमिली के मेंबर हम एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? सेपरेट इंडिविजुअल। तो एक सिंगल यूनिट नहीं रहे, मतलब वो क्या हो गए? प्लूरल हो गए। क्योंकि वो प्लूरल हो गए तो वेर यूज हो जाएगा, ठीक। ये हमने समझ लिया। ज्यूरी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, unanimous, unanimous on that matter। ने कहा कि द ज्यूरी यानी कि जजों का ग्रुप, ज्यूरी मतलब जजों का ग्रुप, वेर एब्सोल्युटली अनएनिमस, सब एक मत, अनएनिमस मतलब एक मत, सबका एक विचार है, ऑन दैट मैटर, उस मैटर पे। तो सबका एक विचार है, मतलब सब के सब एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। अनएनिमस, सबका एक मत है, सबका कोई विचार, सब उस बात पे सहमत है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। अब ये सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। The team has taken their position in
द ग्राउंड ऑफ पोजीशन ऑन द ग्राउंड। लिखा है कि द टीम हैज टेकन देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड। अब कोई टीम है, मान लो क्रिकेट खेल रहा है सब। अब जब क्रिकेट खेल रहा है तो क्या सब एक ही जगह फील्डिंग लग जाते हैं, या फिर जब हम पोजीशन लेता है कि 11 प्लेयर है तो 11 प्लेयर 11 काम करता है। कोई बॉलिंग कर रहा होता है, कोई फील्डिंग कर रहा होता है, कोई कीपिंग कर रहा होता है। सब अलग अलग काम करते हैं, मतलब सब एज ए सेपरेट इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। ये नहीं कि फील्ड में सब एक ही जगह इकट्ठे हो गए, सब एक ही जगह पोजीशन नहीं लिया, सब अलग अलग पोजीशन लिया। मतलब वहाँ जो टीम के मेंबर है, जो जिस इंडिविजुअल से वह टीम बना है, उस टीम का हर एक इंडिविजुअल एक सेपरेट यूनिट की तरह काम कर रहा है। वो एज ए ग्रुप, एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो चूंकि ये प्लूरल हो गया, इसके साथ हैव आ जाएगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट हमने समझ लिया। ठीक, हमने क्या समझा कि अगर जो कलेक्टिव नाउन है और जिस इंडिविजुअल यूनिट से वह कलेक्टिव नाउन बना है, अगर वो हर एक इंडिविजुअल यूनिट एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। बट जिस इंडिविजुअल यूनिट से वह कलेक्टिव नाउन बना है वो एक सिंगल यूनिट की तरह ना काम करके एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह काम करे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, हमने यहाँ 2 सेंटेंस लिखा है और इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। उसी का फिर से एक रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था every city and every village have been surveyed by the agency. Every city and every village have been surveyed by the agency। हमने लिखा every city and every village। कल हमने पढ़ा था अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़े और दोनों सिंगुलर नाउन का अगर जो हमारा डिटर्मिनर है वो एवरी हो या ईच हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, तो उसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब ही लिखना पड़ता है, जो हमने कल पढ़ लिया है। तो उसको रिकैप कर लेते हैं, याद है कि नहीं? ठीक, each word and phrase relating to the decision से जो word related है, word about decision। यहाँ भी हमने क्या लिखा है? each। यहाँ भी हमने क्या लिखा है? each लिखा है। linked to decision are, ये क्या होगा? is marked clearly in the passage। तो ये जो हमने कल पढ़ा था ये उसी का रिकैप था। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हमने लिखा, इसको मिटा ही देते हैं, इसको लिख लो पहले कि more than one। हमने लिखा more than one trees was cut by them। एक और हम सेंटेंस लिखते हैं, more tree than one was cut by them। ठीक, 2 सेंटेंस लिखा। इसको अब सही करना है, गलत करना है, क्या करना है? हम लिखा है कि more than one trees was cut by them। लिखा है कि more trees than one was cut by them। ये जो more than one है, more than one, ये एक फ्रेज है। ये पूरी फ्रेज जो है act as distributive डिटरमिनर। पूरी फ्रेज जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर की तरह काम करती है। और ये डिटरमिनर किसकी है? ये डिटरमिनर है इस ट्री वर्ड की। अब चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है, इसके साथ कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन।
हमें ये ध्यान रखना है कि जो मोर देन वन होता है, पूरा कंप्लीट वर्ड जो फ्रेज है ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर की तरह काम करता है। और इसके साथ जो हम नाउन लिखते हैं सिंगुलर नाउन लिखते हैं, चूंकि नाउन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा ही। हमने लिखा है मोर ट्रीज देन वन वाज कट बाय देम, तो ये अलग है और ये अलग है। ये जो मोर होता है, मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसका होता है? ये मच का भी कंपैरेटिव डिग्री होता है और मैनी का भी कंपैरेटिव डिग्री होता है। ये मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है और मैनी जो है ये जो मैनी है वो एक काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। इसके लिए यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। मोर इसका कंपैरेटिव डिग्री है और इस दोनों का सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट है। तो जो मोर और मोस्ट है ये काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। ये मोर और मोस्ट जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। यूज फॉर काउंटेबल एंड और अनकाउंटेबल, ये या तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है एंड काउंटेबल, दोनों के लिए यूज होता है। इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल बोथ, दोनों के लिए यूज होता है। अब ये मोर को हम कब कहेंगे ये काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है? जब इसके साथ काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो हम बोलेंगे ये काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है। तो ये मोर है, हम इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे जो मोर है वो क्या है? कॉम्परेटिव इन डिग्री है। किसका है? मैनी का। हम बोलेंगे मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, हमने लिखा है शॉर्ट में कंपैरेटिव डिग्री। मोर कंपैरेटिव डिग्री है मैनी का जब यूज और कंपेरेबल। और ठीक उसी प्रकार हम मोर को बोल देंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है मच का जब ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा होगा, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा होगा। अब चूंकि मैनी जो है वो मैनी के साथ मैनी यूज विथ, मैनी यूज होता है किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। तो अगर ये मोर इस मैनी का कंपैरेटिव डिग्री है तो ये मोर के साथ भी हम प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे। ठीक, मोर के साथ भी प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे। तो इतने दूर में हमने क्या कंसेप्ट समझा? हमें ये कंसेप्ट समझा कि जो मैनी और मच है क्या है? मैनी प्लस मच, ये दोनों का कंपैरेटिव डिग्री है, ये दोनों का सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, जो मैनी है ठीक, दोनों का, इसको ऐसे नहीं, ठीक है, ये बात हम तो समझ गए कि दोनों का कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब ये मैनी का कंपैरेटिव डिग्री होगा, जब ये मैनी का कंपैरेटिव डिग्री होगा, जब ये मैनी का कंपैरेटिव डिग्री होगा और जब ये मैनी का सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो मैनी यूज होता है यूज विथ प्लूरल नाउन। मैनी यूज होता है प्लूरल नाउन के लिए। सो मोर एंड मोस्ट both will be used with plural noun. Both will be used with plural noun if it is
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैनी। ये जो मोर मोस्ट है, अगर इस कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री है, किसका है? मैनी का। तो चूंकि मैनी प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, तो ये भी प्लूरल नाउन के लिए भी यूज होगा। ठीक, इस हिसाब से यहाँ जो हमने लिखा है मोर, ये क्या हो जाएगा? मोर ट्रीज। तो जो मोर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो किसी न किसी से कंपेयर हो रहा होगा। इस कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने लिख दिया वन। तो मोर देन किस? मोर देन वन, से एक से ज्यादा। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। इस कंपैरिजन को शो करने के लिए हमने लिख दिया मोर देन वन। अब चूंकि मोर जो है किसी काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि मोर जो किसी काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि मोर जो है ये मैनी का कंपैरेटिव डिग्री है। वही अगर यहाँ मोर किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा होता तो हम ये बोलते हैं ये जो मोर लिखा है वो मच का सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ सिंगुलर नाउन आता है। ठीक, बात हमने सीखा। चूंकि ये मोर मैनी का कंपैरेटिव डिग्री है और मैनी प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, तो ये भी प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। तो ये तो क्या हो गया? हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। हमारा सब्जेक्ट तो ट्री है। सब्जेक्ट क्या है? ट्री है। यहाँ क्या आ जाएगा? वेयर। ठीक, ये हमने समझ गया। तो मोर देन वन और मोर, ये जो होता है मोर देन वन, ये अलग स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ नाउन आ रहा है, ये जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और एक होता है मोर, तो यहाँ आएगा नाउन देन वन। तो यहाँ जो वर्ब आता है वो आता है प्लूरल, और यहाँ जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर। ये दोनों में डिफरेंस है। हमने देख लिया कि मोर देन वन और मोर नाउन देन वन, ये दोनों में क्या अंतर है। पर मैनी जो मोर है उसको हम मानेंगे कंपैरेटिव डिग्री किसका? मैनी का, जब वो किसी काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा हो। और जो मैनी है उसको मानेंगे जो मोर है उसको मानेंगे कंपैरेटिव डिग्री किसी सिंगुलर नाउन का, मच का कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे अगर वो किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा हो। ठीक, यहाँ हमने सेंटेंस लिखा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैव रिपोर्टेड दैट इट विल मेक मोर देन 1 ईयर टू इनएकुलेट द होल पॉपुलेशन। एक से ज्यादा साल लगेगा पूरे पॉपुलेशन को भरपाई करने में। तो ये बात हमको अब सही या गलत करना है, तो इसमें हमको सही या गलत करना है। ठीक, तो मोर देन वन, ये जो सेंटेंस है इसको सही करने का हमारे पास दो तरीका है। अगर मोर देन वन लिखा है, मोर देन वन लिखा है, तो हमको क्या लिखना होगा? मोर देन 1 ईयर। दूसरा तरीका क्या है? हम ऐसे लिखें मोर ईयर्स देन 1। तो दोनों तरीका से हम सही कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। अंतर क्या है? हमने कहा दोनों का मीनिंग एक ही है, तो अंतर क्या है? जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोले ईच स्टूडेंट, दूसरा हमने बोला ऑल स्टूडेंट। इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में ये अंतर है, ईच जब हमने लिखा, ईच का मतलब हो गया हम ईच हर एक स्टूडेंट को रेफर करें, बट इंडिविजुअली हर एक पर स्ट्रेस डालें। बट यहाँ जब ऑल स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? एज ए होल, या हम हर एक को इंडिविजुअली स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस इस दोनों में है, सेम डिफरेंस इसमें और इसमें है। ठीक, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, बस ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मीनिंग सेम है। तो हम दोनों तरीका से इसको सही कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। बट हमने इसमें सेक्शन दिया है, आप तो या तो इस सेक्शन में करेक्ट करो, या तो इस सेक्शन में करेक्ट करो, या तो इस सेक्शन में करेक्ट करो। ठीक है, या तो फिर यहाँ हो गया नो एरर सेक्शन डी। तो किसी एक सेक्शन में ही आपको करेक्ट करना है, आपको लिखना है सेक्शन बी में इनकरेक्ट है। अब दोनों सेक्शन, जब अगर हम
बोले कि हम इस तरीका से सही करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे सेक्शन का पार्ट है, इसको उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा, तो हमेशा नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरीका से सही करेंगे, और यहाँ जो हमने लिखा है ईयर्स, इसको हटा के क्या कर देंगे, ईयर। ठीक, दूसरा, मोर चैप्टर देन वन हैज टू बी टाउट इन दिस मंथ। हमको पता है मोर है, मोर जो है, और जो चैप्टर होता है वो काउंटेबल नाउन है। चूंकि अब काउंटेबल नाउन के लिए हमने लिखा था, हम क्या मानेंगे, मोर। मोर मैनी का कंपैरेटिव डिग्री होगा, चूंकि मैनी के साथ प्लूरल के लिए प्लूरल नाउन आता है, तो मोर के साथ भी प्लूरल नाउन आएगा। और चूंकि ये प्लूरल नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, हैव। ठीक, ये बात हमने समझ लिया। यहाँ हमने सेंटेंस लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट देन, उसके बाद हमने लिखा द नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड। तो यहाँ हमारा फोकस है द नंबर ऑफ पे, और एक हमारा फोकस है द नंबर ऑफ पे, यानी कि अ नंबर ऑफ, एक है हमारा द नंबर ऑफ। ठीक, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट देन। अब पूरे सेंटेंस को पढ़ो, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन एब्सेंट है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, एब्सेंट कौन है, स्टूडेंट वाज एब्सेंट। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, द नंबर, हम क्या बोलना चाह रहे हैं पहले सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं कि अ नंबर वाज एब्सेंट, या हम ये बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो इससे हमको ये पता चलता है हम बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट है। तो ये जो नंबर है वो क्या है, तो ये जो पूरा फ्रेज है, ये पूरा फ्रेज जो है वो क्या है, ये पूरा फ्रेज हमारा है डिटर्मिनर। पूरा फ्रेज क्या है, एक डिटर्मिनर है, जो कि यूज होता है किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। क्यों, चूंकि ये जो नंबर है, ये जो हमने नंबर लिखा है, तो नंबर ये शो कर रहा है कि यूज फॉर काउंटेबल, तो नंबर जब वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। और नंबर ऑफ क्या है, एक डिटर्मिनर है। और इसके बाद जो नाउन लिखा जाता है, इसके बाद जो हमको नाउन लिखना होता है, किस फॉर्म में लिखना होता है, प्लूरल। इसके बाद हमको प्लूरल नाउन लिखना होता है। ठीक, क्योंकि ये जो अ नंबर ऑफ हमने लिखा है, इसका मतलब होता है सेवरल, जो कि यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जो कि प्लूरल हो। ठीक, अब ये हमने समझा। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, हम लिखा द नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज। क्या इंक्रीज कर गया है, स्टूडेंट इंक्रीज कर गया है या नंबर। हमको पता चल रहा है जो इंक्रीज किया है, नंबर किया है। किसका नंबर इंक्रीज किया है, ये बताने के लिए हमने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है नंबर। यहाँ हो सकता है हम ये लिख दे सिंपली, द नंबर हैव इंक्रीज्ड। अगर हम ये भी लिख दें तो सेंटेंस हमारा सही है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है नंबर। हम ये बताना चाह रहे हैं नंबर इंक्रीज कर गया है, तो किसका नंबर इंक्रीज किया है, ऑफ सच स्टूडेंट। यहाँ हो सकता है द नंबर ऑफ कार इंक्रीज, द नंबर ऑफ बस इंक्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज, तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, और नंबर जो है वो सिंगुलर है। नंबर क्या है, सिंगुलर है। नंबर क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। तो हमने कहा कि ये ऑफ सच स्टूडेंट का लिखा है, तो ये बताने के लिए कि किसका नंबर इंक्रीज कर गया। तो हमने कहा स्टूडेंट का नंबर इंक्रीज कर गया। ठीक, उसके बाद अब चूंकि हमने नंबर लिखा है तो नंबर एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा, चूंकि नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसी चीज का नंबर इंक्रीज हो गया तो एक से ज्यादा हुआ, जैसे एक से ज्यादा हुआ मतलब क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक, ये हमने समझ लिया।
क्या पता चला कि ए नंबर ऑफ जो है एक डिटर्मिनर है जिसका मतलब होता है सेवरल, और ये किसी प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ जो नंबर है ये शो कर रहा है कि काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो जाता है। अगर यही लिखा होता अमाउंट, जो अमाउंट वर्ड है यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और जो नंबर है यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक, तो हमको यहाँ नंबर ऑफ है तो यहाँ क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स, ये तो डिटर्मिनर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेयर। ये हमने समझा कि अ नंबर ऑफ द और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है। द नंबर जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और हम ये बताना चाह रहे थे नंबर इंक्रीज करेगा, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो, नंबर सिंगुलर है तो उसके अनुसार हमको सिंगुलर वर्ब लिखना होता है। लेकिन जब हम द नंबर ऑफ लिखते हैं वो एक हमारा डिटर्मिनर है, वो सब्जेक्ट नहीं है, और वो जो डिटर्मिनर है किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लिखा जाता है, तो उसके बाद जो हम नाउन लिखते हैं वो प्लूरल लिखते हैं। ठीक, अब उसका जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सेवरल। ठीक, ये हमने समझ लिया। द नंबर इसके लिए यूज होता है। इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल नाउन, वर्ब आएगा सिंगुलर। यहाँ ये द नंबर ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। नंबर ऑफ ये पूरा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेवरल। इसके बाद कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन। चूंकि इसके बाद प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब कौन आएगा, वर्ब आएगा। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है कि देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। यहाँ हमने देयर लिखा है, गुप्ता है देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन होता है। अब इसके बाद हमें लिखा है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए, मतलब प्लूरल नाउन के लिए। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है सेवरल। ये जिसके लिए यूज हुआ क्या है, प्लूरल है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा हैव। ये हमने दोनों कंसेप्ट का यूज कर लिया। ठीक, द नंबर ऑफ सच इंसिडेंट्स हैव इंक्रीज इन द बिग सिटी। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नंबर। नंबर क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये हमने सही कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं जो आधा घंटा लगेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।